rectification of errors. Put the heading everyone, rectification of errors. A very important topic for chartered accountant student. ठीक है जी, क्या है टॉपिक का नेम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बताओ जी मुझे रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करना मतलब क्या करना? मुझे तो रेक्टिफाई का ही नहीं मतलब पता। रॉन्ग जर्नल एंट्रीज को सही करना, मतलब रेक्टिफाई करने का मतलब है आपने कहीं ना कहीं क्या करनी है? करेक्शन करनी है। और किसकी करनी है करेक्शन? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है सेटिंग में जर्नल एंट्री की करनी है। ये तो आप अपना पूर्व ज्ञान यहां पर समझा रहे हैं मुझे, और मेरे लिए आपके पूर्व ज्ञान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं क्या किसी बच्चे को बोलता हूँ बेटा तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा? शायद इनमें से होंगे भी कोई, है आप में कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा? देखो हैं बच्चे। दूसरा हमारा जो बैच है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे तो हमारे लिए सारे बच्चे एक लेवल पे, हमें पूर्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो बार बार कह रहे हैं जर्नल एंट्री जरूरी थोड़ी है, आपको पता है हमारे सीए का स्कोप कितना ज़्यादा है या कितना कम है? फाउंडेशन का क्या पहली क्लास में मैंने आपको यही बोला था कि जो आपने 11th में टॉपिक पढ़ लिया ना, जो यहाँ पर भी है सेम रहेगा, ये बोला था? या बोला था बस हेडिंग ही सेम होगी और आगे देखते जाना क्या क्या होगा? अभी यहाँ पर दिखा दूंगा कि जर्नल से नहीं और भी किन किन तरीकों से रेक्टिफिकेशन होगी। तो अभी उसको थोड़ा सा साइड रख दो, हम बात करेंगे सिर्फ लेमन वर्ड की। एरर हम किसको बोलते हैं? एरर क्या होता है? क्या आप ये एरर वर्ड मेरे मुंह से आज पहली बार सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। मिस्टेक्स वगैरह को हम लोग एरर बोलते हैं। कभी आपने कहीं अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में या किसी भी काम में एरर फील किया या ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया? कहाँ किया? कहाँ किया बताओ? देखो जब तक हम जिएंगे नहीं ना किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, हम लोग ना तो उसमें इंटरेस्ट पैदा कर पाएंगे और ना हम लोग उसमें जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो बढ़ा पाएंगे। आप भी तो चाहते हैं कि हम सर से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछें कि मजा आ जाए, हमारा भी दिमाग खुले और ओवरऑल भी हम लोग अच्छे से पढ़ पाएं, और मुझे तो आपसे डबल ट्रिपल मजा आएगा। तो हम अपनी ना क्लास की क्वालिटी को बढ़ाएंगे कि कोई बाहर वाला व्यक्ति अगर देखे और सुने हमारा डिस्कशन, उनको लगे बच्चे तो ये चाहे सीए फाउंडेशन के ही हैं, इनकी बात तो एक अलग लेवल पे ही हो रही है। पढ़ाई तो ठीक है चल ही रही है, मार्क्स तो ठीक है आ ही जाएंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड जो नॉलेज की बात है वो एक अलग लेवल पे यहाँ पर चलती है। वही हमारी यूएसपी है, वही यूनिकनेस है कि हम लोग डिस्कशन अबव देन दीज पर्टिकुलर रूम करते हैं, इसके बाहर की। आप लोगों ने बीआरएस में देखा हमने कितनी चीजें ऐसी डिस्कस करी जो एक्चुअल जिंदगी में होती है, जो बैंक और एक कस्टमर के बीच में इश्यूज आते हैं। हमने खाली ये नहीं पढ़ा कि ये 4 पॉइंट है चलो फटाफट से बीआरएस बनाओ। ओके, तो सिमिलरली यहां पर भी हम बहुत ओपन माइंडेड रहेंगे, और यहां पर क्या जितने भी टॉपिक होंगे सब में हमारी अप्रोच ही रहने वाली है। तो मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आपने जिंदगी में अपनी एरर कहां पर ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, कि आपने ऐसा बोल दिया हो कि इसमें तो एरर आ रहा है, ये काम अभी नहीं हो सकता या कुछ दिक्कत है? ऐसा आपने कभी टर्म यूज करी हो? घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, कहीं पर भी आपने कभी यूज करी? हाँ जी, एनीवन? यहां तक पहुंचनी चाहिए आवाज, बताओ। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, शायद आप में से कुछ बच्चे मेरे को रिलेट कर पाएंगे। कभी कभी आप लोग सिस्टम पे कुछ काम कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फेसबुक चला रहे होते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, यही सर्च कर रहे हैं कि 12th के बाद कौन से 4 कोर्स हैं जो हम कर सकते हैं, या कुछ भी नॉर्मल हम लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ साइट में कुछ इशू आ रहा होता है, वो खुलती नहीं है और बड़ी देर तक गोल 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 लोडिंग चलती रहती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसका मतलब ये नहीं है कि नेट की स्पीड कम है, आप वो यूट्यूब खोलेंगे तो फटाफट वीडियो चलेंगी, तो ऐसी नेट की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाग रहा नेट, लेकिन उस साइट में कोई दिक्कत सी हो रही होती है। और इतना सब होने के बाद लिखा हुआ आ जाता है एरर 404 फाउंड। कभी देखा आपने ऐसा एरर 404 फाउंड जैसी लैंग्वेज आई? तो अभी मैंने पूछा तो आपने नहीं बताया कि ऐसा एरर देखा। खाली ऑब्जर्व करके सोचने की जरूरत है। हमने आज तक क्या क्या चीजें देखी हैं, हमारी अकाउंटिंग भी उससे लिंक होती है। चलो वो एरर हो जाता है, लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका क्या मतलब समझते हो कि
अब साइट चल जाएगी अभी फटाफट कि अब तो नहीं चलेगी? अब तो नहीं चलने वाली, दूसरा काम कर लो, इसको बाद में देखेंगे। सर्वर डाउन है, ऐसा कुछ इशू है। यही चीज आप लोग आगे भी एक्सपीरियंस करेंगे, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, जब आपके सीए के रिजल्ट्स आने होते हैं, क्योंकि साइट है एक लेवल की और बच्चा है पूरे इंडिया का। अभी आज भी आपको पता होगा रिजल्ट आने हैं, आज सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के रिजल्ट आने हैं। कुछ बच्चे हैं जो फाइनल में पहुंचेंगे इंटर वाले, और कुछ बच्चे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। ठीक है जी, तो इतना क्राउड है, तो यहाँ आज भी ये इशू आ सकता है। एनीवेज, हमने इससे एरर का मतलब क्या जाना कि अभी काम सही नहीं हो पाएगा हमारा, यही जाना, अभी हमको वेट करना पड़ेगा, यही जाना। ओके जी, तो हमारे लिए भी यहाँ पर एरर का ऑब्वियसली मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ पीछे से काम गलत हो रहा है, या कुछ और भी इशू हो सकता है। अब मिस्टेक तो एक बड़ी नॉर्मल सी टर्म है, मिस्टेक के अंदर आप घुसोगे, डीप डाइव करोगे तो बहुत चीजें निकल के आएंगी। ठीक है जी, अब कोई मिस्टेक हुई है और हमको उसका करेक्शन करना है, मिस्टेक हुई है, हमको उसका करेक्शन करना है। मुझे बताओ मिस्टेक क्यों होती है? मेरे क्वेश्चन बेसिक ही रहेंगे, आपको आंसर देना आना चाहिए। मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, ठीक है जी, 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए और आपसे मिस्टेक हो गई, इसका मैं क्या मतलब समझूं? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। एक बच्चे ने 5 क्वेश्चन तो किए, कुछ क्वेश्चन ठीक भी थे, कुछ गलत भी थे, पर किए 5। ठीक है, एक बच्चा था जिसने 5 में से किए ही सिर्फ 3, उसमें भी मान लो 1-2 ठीक थे, एक आधा गलत था, 2 उसने किए ही नहीं। ठीक है जी, और एक बच्चा था जिसने 5 क्वेश्चन नहीं किए, और मैंने उससे पूछा कि आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एटलीस्ट ट्राई तो करते, जब टॉपिक की आपने इतनी क्लासेस ली हैं तो ट्राई तो करते। और उसने मुझे कुछ भी बहाना मार दिया कि सर ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। मुझे बताओ, आप मेरी जगह होंगे, मेरे को छोड़ दो, आप होंगे इस पोजीशन पे, कौन से बच्चों को डांटेंगे? जिसने बिल्कुल नहीं किया उसी को डांटेंगे, जिसने सारे किए नहीं हुए एक अलग बात है, अगले ने भी, दूसरे बच्चे ने भी 1-2 नहीं किए, बाकी तो किए, जिसने कुछ नहीं किया उसी को डांटेंगे ना। तो वो है ज्यादा दिक्कत वाली बात कि कुछ कर ही नहीं रहे। और इसमें सामने वाले पर्सन की इंटेंशन क्या है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। काम तो गलत करने के बाद भी हो सकता है, काम तो गलत करने के बाद भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने कोशिश नहीं करी, कोशिश तो उसने की थी। क्या हमारा लॉ भी इंटेंशनल बेस्ड अलग अलग ट्रीटमेंट देता है लोगों को कि सेम देता है? अभी इसको भी हम लोग जानेंगे। तो मिस्टेक ना बेसिकली 2 तरीके की हो सकती हैं। एक तो ऐसी गलती जो गलती से ही हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनइंटेंशनल, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी लेकिन वो गलती हो गई। और दूसरी गलती, मैंने जानबूझ के ही गलती करी थी, मे बी टैक्स बचाने के लिए या कुछ और चीजों के लिए, कुछ मैं नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने वो जानबूझ के गलती करी। और अभी मैं ना आपको इसको सिंपली अकाउंटिंग में और एंट्रीज में नहीं लाना चाहता, मैं आपके साथ जनरल डिस्कशन करना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मार दिया, ए किल्ड बी, ए ने बी को मार दिया, ठीक है जी, या ए ने बी को गलती से मार दिया। गलती से भी तो मार सकते हैं, नहीं मार सकते। ए ड्राइव कर रहा था कार, मान लेते हैं उसका ध्यान नहीं गया, वो मोबाइल पे था, किसी का कॉल आ गया और सामने बी जा रहा था, कार उसके ऊपर चढ़ गई। वो बी को कोई जानता थोड़ी था, वो जा रहा था हाईवे पे, कहीं बी आ गया आगे, उसको मोबाइल पे कॉल आया था, वो जरा फोन देखने लग गया, इतने में उसके ऊपर चढ़ गई और उसने बी का इलाज कराया, लेकिन बी नहीं बच पाया। और दूसरा केस, ए ने ट्रैक करा कि आज बी घर से निकलेगा इतने बजे और वहां जाएगा, और उसी टाइम अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और बी के ऊपर चढ़ाई और बी मारा गया। दोनों केस में रिजल्ट तो सेम है, क्या कि बी तो मारा गया, ये तो रिजल्ट है। अब बताओ जी, आप हैं कानून के रखवाले, आप कब ए को सजा सुनाएंगे या कितनी सुनाएंगे? रिजल्ट तो दोनों में सेम है, सेम सजा सुनाई जाएगी दोनों स्टेजेस पे या अलग सजा सुनाई जाएगी? बी तो मर गया है, अलग सजा सुनाई जाएगी। हाँ जी,
बताओ जी, अलग सुनाई जाएगी। मतलब अगर आपने जानबूझ के मारा तो अलग है, और अगर गलती से मारा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। सजा मिलेगी, कम मिलेगी कि बराबर मिलेगी? थोड़ा बहुत कम या बहुत ज़्यादा कम? थोड़ा बहुत ही। मतलब उसको तो देखो उम्र कैद की सजा मिल जाएगी, एक बंदे ने दूसरे को जान के मारा तो, क्योंकि तुमने किसी की जान ली है। जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लाइफ ले ली तो तुम्हारा लाइफ का भी अब क्या मीनिंग, अब तुम बैठो जेल में टिल यूर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिल जाएगी। मतलब उसको उम्र कैद जेल में काटनी पड़ेगी, जो 14 ईयर्स की या जितने की भी होती है। और अगर उसने गलती से मार दिया फिर? हाँ जी, कितने साल की दे? नहीं, आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, होगा क्या ये बताओ। अभी तो देखो मैं आपको कोई क्रिमिनल लॉ तो पढ़ा नहीं रहा, तो ये तो नॉलेज छोटी मोटी आपको वैसे ही हवा चलती चलती पता चलनी चाहिए कि क्या चलता है हमारी कंट्री में लॉ। सेम ही मिलेगी। हाँ, प्रूफ तो हम मान रहे हैं कर ही लेगा, तभी हमने बोला इंटेंशनल वो तो कर देगा। तो क्या मिलेगी फिर? छोड़ देंगे? सजा मिलेगी, कम मिलेगी? देखो सजा, अब मैं आपको एक्चुअल बता देता हूँ क्या होगा। सजा कम नहीं मिलेगी, सजा बहुत कम मिलेगी। वो साल भर की सजा काट के बाहर आ जाएगा, साल 1.5 साल की सजा काट के वो आराम से बाहर आ जाएगा। और कहाँ दूसरी तरफ आपको पता ही है 14 साल की, और उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी एक नॉन क्रिकेटर कम कमेंटेटर कम होस्ट ऑफ कॉमेडी शो, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, वो अभी यही सज़ा काट के आए हैं। आई होप आप समझ जाओगे, ठीक है जी, मैंने बहुत आपको हिंट दे दिए। वो यही सज़ा काट के आए हैं। उन्होंने एक ओल्ड एज्ड इंसान के साथ उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, थोड़ा सा उसकी एज ज़्यादा थी, वो नहीं संभाल पाया, उसका उन्होंने इलाज भी कराया, बट दैट ओल्ड पर्सन गॉट डाइड। और उसी की वजह से वो 1-1.5 साल की सजा काट के आए हैं। और जो उसका मामला चलता है वो चलता है गैर इरादतन हत्या का मामला। इरादा नहीं था, गैर इरादतन था। ठीक है जी, बात इतनी समझ में आई? यस और नो? तो हमने इंटेंशंस की बातें करी, एक मिस्टेक हुई अनइंटेंशनल वाली, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी लेकिन हो गई, और प्रूफ भी अब हमने कर दिया, उस पर सजा क्या होती है? कम होती है। और जो इंटेंशनल जानबूझ के करा जाए उस पर सजा ज्यादा होती है। ठीक है जी, अब देखो क्या होता है, आपने अपनी अकाउंटिंग के अंदर जानबूझ के गलतियां करी हुई हैं कि मेरा टैक्स बचे, या और कोई फायदा हो, या पर्सनल बेनिफिट हो, या फिर आपको मे बी नॉलेज नहीं थी, या ध्यान नहीं गया, या और इश्यूज की वजह से आपकी एंट्रियों में गलती हुई है। ये आपको इस टॉपिक में सबसे पहले तो देखना है, समझना है। ओके जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत बारी, जब उसको ऐसा रीजन टू बिलीव होता है, मेरे पास रीजन है, मेरे पास ऐसे कुछ रीजन है बिलीव करने वाले कि आपके पास कुछ और भी इनकम इस साल हुई है जो आपने शो नहीं करी, पहले ऐसा नोटिस भेजता है प्यार भरा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या आप ऐसे मुझे कोई और पॉइंट बताना चाहते हैं? ऐसा डिपार्टमेंट पूछता है। मेरे पास कुछ ऐसे रीजन टू बिलीव है, ऐसा वो बोलता है। आप सोचते हैं वो, हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हारे रीजन टू बिलीव गलत हैं और हमारे पास कोई और इनकम नहीं है। अगर बोलेंगे हाँ हैं, तो हम झूठे साबित हो गए। लेकिन झूठे साबित तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इनोसेंट झूठे तो माने जा सकते हैं ना, कि हाँ सर और भी इनकम थी, हम बताना भूल गए थे। तो आपको, आप उस पर इनकम बता दो, उस पर जो टैक्स है और जो लेट फी है वो दे दो, कहानी खत्म। लेकिन अगर आपने बोल दिया, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं कि आप क्या अपना ओपिनियन देते हैं। आपने बोल दिया नहीं, मैंने रीचेक कर ली अपनी कंप्यूटेशन और वो बिल्कुल ओके हैं, जो आपके पास सोर्स हैं जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल फॉल्स होंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसके बाद डिपार्टमेंट भेजता है बड़ा वाला लव लेटर, बड़ा वाला नोटिस कि अब तो आप मान भी रहे हैं कि नहीं है, और ये देखो जी 4 पॉइंट, ये आपने इनकम कमाई है, ये हमारे पास प्रूफ है, और आपने इसको नहीं दिखाया, आपके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मुकदमा चलेगा। इनकम एस्केप का मतलब होता है छुपाना, उसका असेसमेंट चल जाएगा, जो सेक्शन आप आगे पढ़ेंगे टैक्स में 147 के अंदर चलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। तो अब तो आप कौन हो गए? अब तो आप इंटेंशनल चोर हो गए कि नहीं हो गए? अनइंटेंशन होते तो आप बोल देते कि हाँ मैं देख लेता हूं, और जो आपकी इनकम बढ़ रही थी और आप बढ़ा के वापस से फाइल कर देते, जिसको हम रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग बोलते हैं, दोबारा से फाइल कर सकते थे।
लेकिन आपने तो बोला नहीं जी ये बिल्कुल ओके है, आप देखो अपना डाटा दोबारा से और देख लिया डिपार्टमेंट ने डाटा कि वो बिल्कुल ठीक था। बात समझ में आई? अब मैं इन सब चीज़ों को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें देखना है कि हमें यहां पर कहां तक पढ़ना है। अभी तो हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, फाउंडेशन के बच्चे हैं, अभी तो हमने कितना कुछ पढ़ना है। तो जो अनइंटेंशनल चीजें होती हैं ना, उनको डिपार्टमेंट या बाकी लोग अपनी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं कि उस क्लाइंट से, उस एसएससी से, एसएससी टर्म होती है मतलब बेसिकली उस क्लाइंट से क्या हुआ है, एरर हुआ है, क्योंकि वो अनइंटेंशनल था। और अगर वही गलती जानबूझ के की जाए तो उसको एरर नहीं बोलते, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फ्रॉड। आपकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी। अच्छा मुझे बताओ किस बंदे को पकड़ना आसान है, जिसने एरर करा उसको या जिसने फ्रॉड करा उसको? कुछ फ्रॉड कह रहे हैं, कुछ एरर कह रहे हैं। किसको पकड़ना आसान है? एरर वाले को। क्यों जी? एरर वाले को आसान क्यों है, फ्रॉड वाले को मुश्किल क्यों है? देखो मैंने एक बच्चे को बोला कॉपी दिखाओ जरा, होमवर्क करके लाओ। बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट, आज तो सर को पहली कॉपी मैं ही दिखाऊंगा। बच्चे ने दिखा दी, मैंने देखी, मैंने कहा बेटा आपने ये 4 क्वेश्चन तो करे हैं, 5वां कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18 भी तो दिया था। उसने कहा ओ सर ये तो मेरा क्वेश्चन रह ही गया, मुझे ध्यान ही नहीं है। तो एरर है कि फ्रॉड कर रहा है मेरे से? एरर है। देखो अगर क्योंकि फ्रॉड करता ना तो अपने आप कॉपी देने ना आता, इतना कॉन्फिडेंट होता ही ना कि सर मैं तो आज आपको होमवर्क दिखाऊंगा, ये उसको वाकई में नहीं पता था। तो एक्चुअल में क्या हो गया, उससे एरर हो गया। और जो बच्चा फ्रॉड करके बैठा है, क्या वो अपनी कॉपी दिखाएगा? वो चुप रहेगा। कहीं सर हमको गलती से तिरछी निगाहों से आगे पीछे करके देख भी ना लें, अपना चुप रहो बस। ठीक है जी, फ्रॉड करते रहो, चुप रहो। सर पकड़ेंगे तो बहाना भी तैयार रखो, इनके सर ने पकड़ लिया तो बोल दो ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, और एक झूठ को बचाने के लिए फिर सर कुछ और भी पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर पहले ही तैयार रखो। हम कह देंगे कहीं घूमने चले गए या किसी के घर चले गए, तो सर बोलेंगे किसी के घर गए तो क्या वहां होमवर्क नहीं कर सकते थे, एक नोटबुक नहीं लेके जा सकते थे? तो बोल देंगे वहां ये समस्या थी, वो थी। तो 2-3 आंसर तैयार रखो। ये फ्रॉड वाला व्यक्ति आगे के स्टेप तैयार करता है। आप लोगों ने बड़ी सारी आजकल तो बहुत आती है, कंटेंट भरा ही हुआ है, टाइम नहीं है हम लोगों के पास। इतनी वेब सीरीज हैं, इतनी मूवीज हैं, पता नहीं कितना ही कंटेंट है। उसमें जो क्राइम रिलेटेड या ऐसी बड़ी सारी वेब सीरीज होती है कि नहीं होती, किलर ने मार दिया, अब पूरे सीजन में या सारी सीरीज में ढूंढ ही रहे हैं कि एक्चुअल वो किलर कौन था। ऐसे ही होता है। तो जो किलर होता है वो क्या इतनी आसानी से मार के सारे सबूत वहीं छोड़ के चला जाएगा? नहीं। आप देखते हैं मूवीज में किलर ने मार दिया, एक या तो उसी पर्सन की लैंग्वेज में, राइटिंग में जो मरा होता है एक सुसाइड नोट बना देता है, या कभी उससे बनवा रखा होता है वहीं वो रख जाता है, और जो पिस्टल पे या नाइफ पे जो निशान होते हैं फिंगर वगैरह के, उसको साफ करता है और उसी के हाथ में दे देता है, ताकि कहीं ना कहीं सुसाइड का मामला लगे जब पुलिस आए। ऐसा करता है कि नहीं करता? तो वो दिमाग लगा रहा है कि नहीं? और सारी चीज़ें एकदम साफ कर देता है, खून वून के निशान, ताकि उस पर कोई नाम आए ना, कोई सोचे ही ना। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसी फिल्में तो देखी होंगी जिंदगी में 2-4। ठीक है जी। तो ये है खतरनाक वाला काम। तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है नहीं भाई, हम बच्चों को इतना परेशान नहीं करेंगे। अभी बच्चे सीखेंगे हमारे क्या, एरर को रिजॉल्व करना, एरर को ठीक करना सीखेंगे। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फ्रॉड वाला काम तो कर ही लेंगे, जब उनका इसमें इंटरेस्ट होगा। तो अभी वो आपसे ये कराएंगे। तो सर क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बन गए तो क्या हम बड़े बड़े फ्रॉड्स को पकड़ेंगे? आंसर इज यस। लेकिन वो कोई क्रिमिनल वाले फ्रॉड नहीं होंगे, वो फाइनेंशियल फ्रॉड होंगे, पैसे के लेन देन में घपले। ऐसे तो आप ही पकड़ोगे ना। आपसे ऊपर पैसों के मामले में जानकार कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। अकाउंटिंग फाइनेंस में हमारे इंडिया के अंदर सीए से ऊपर कोई भी कोर्स नहीं है। किसी का कंटेंट में दम ही नहीं है कि आपसे ज्यादा कोर्स पढ़ा सके, करिकुलम रख सके। आप इंटर में देखेंगे, आप फाइनल में देखेंगे, आपका जो कंटेंट है कितना रिच है। रिच का मतलब कितना काम का आपका कंटेंट है, जो किसी भी कोर्स में नहीं है, बल्कि उसके आसपास भी नहीं है। 50% क्या, उसके आसपास भी बाकी प्रोफेशंस के अंदर वो करिकुलम नहीं है। तो आप तो इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप ही तो पकड़ेंगे। अब देखो क्या होता है इन कामों में, एक्चुअल में चीजें कैसे की जाती हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब भारत सरकार, या कई के जगह पे स्टेट गवर्नमेंट भी, उनको कुछ कुछ जगह पर ना शक होते हैं। शायद कुछ कंप्लेंट्स आई हो छोटी छोटी, या उनको खुद ही अपने लेवल पे कुछ शक हो
कि ये जो पर्टिकुलर बैंक है ना, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, और बजाय कि यहां से 2 साल बाद पता चले इतने हजारों करोड़ का फ्रॉड हो गया, और बेचारे डिपॉजिटर, इन्वेस्टर जो अपने 20,000 25,000 कुछ छोटा मोटा पैसा जोड़ के बैठे हुए हैं, उनका नुकसान हो, इससे पहले ही वो एक टीम बनाते हैं। और ये खाली बैंक के फ्रॉड को नहीं पकड़ता, कोई कंपनी में फ्रॉड चल रहा है या किसी भी और डिपार्टमेंट में चल रहा है, उसको पकड़ने का काम करते हैं और एक टीम बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने लोगों की? 12-15 लोगों की टीम बनती है, और उसमें कौन होते हैं? प्रोफेशनल, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह ही होते हैं। अब हालांकि उनके साथ टीम में और भी लोग होते हैं, आपके जो ट्रेनीज हो गए, मतलब आप जब सीए स्टूडेंट ही रहेंगे, आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करेंगे, तो आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो इस काम में लगे होंगे तो वो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि उनको छोटे छोटे काम में हेल्प तो चाहिए ना, वो खुद करते रहेंगे तो टाइम बहुत बढ़ेगा। और ये प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं 2 महीने में कंप्लीट करके रिपोर्ट देनी है गवर्नमेंट को कि है एक्चुअल में फ्रॉड की नहीं। 3 महीने में ऐसा काम होता है। और इसके लिए आपको एक और कोर्स करना पड़ेगा आफ्टर क्वालिफाइंग सीए तो हो गए, वो तो एक एलिजिबिलिटी है उस कोर्स को करने के लिए। अगर सीए नहीं हो तो कोर्स ही नहीं कर सकते। तो उसके कोर्स का क्या नाम है? उस कोर्स का नाम है फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। आप फॉरेंसिक लैब वगैरह कभी सुनी होगी आपने सीआईडी वगैरह के प्रोग्राम में। तो फॉरेंसिक का मतलब होता है इन डेप्थ, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन डेप्थ अकाउंटिंग चेक करनी है, एंड फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड आपको डिटेक्ट करना है। शॉर्ट में प्यार से इसको बोलते हैं FAFD। ओके जी। और मैंने खुद भी ये वाला जो कोर्स है, जो एग्जाम है, ये क्वालिफाई किया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करा हुआ है, इसलिए मैं आपको बेटर बता सकता हूँ। देखो, अगर आप लोगों ने बुक में पहला पेज पढ़ा हो अबाउट मी, तो उसमें भी लिखा होगा। पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा? ये देखो जी, क्वालिफाइड फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन कोर्स, ये भी हमारा प्यारा ICAI हमको कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको FAFD बोलते हैं। तो ये लोग बहुत कम हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जब डेटाबेस जाता है कि ये लोग है, चूज कर लो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट मिल ही जाता है। अब है ही कम तो क्या करें। और मान लो बड़े सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, थोड़ी एक ही में ही फ्रॉड का शक है। इतना बड़ा हमारा इंडिया है, कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, इतने सारे लोग हैं जो फ्रॉडलेंट इंटेंशन से काम करते हैं। सुनने में आता ही रहता है ये करोड़ों का घोटाला हुआ, वो हुआ, तो उसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे तैयारी होती है। अब अगर आपका इस टॉपिक में बनता है बहुत बढ़िया से इंटरेस्ट, तो आप भी कुछ टाइम बाद यहां से यहां पर पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी तो कभी इस टॉपिक में इंटरेस्ट बना ही होगा ना, और बना ही था, तब जाके मुझे आया कि ये तो हम लोग डमी पे काम कर रहे हैं। डमी का मतलब एरर तो डमी है एक तरीके से। अब कोई पर्सन सोल्जर बनने वाला है, तो क्या उसको पहले दिन ही मेन AK-47 दे देंगे कि चलो जी शुरू हो जाओ? पहले उसको बिल्कुल सेम वैसी चलने वाली एक डमी हाउस के अंदर वो प्रैक्टिस कराई जाती है, होगी बिल्कुल वही, ताकि उसको वेट संभालना आए, उसको वो सब चीजें करनी है, और सामने किसी पुतले को खड़ा कर देंगे या कुछ और कर देंगे ताकि उसकी थोड़ी सी अच्छी से प्रैक्टिस हो, फिर एक्चुअल में उसको वर्क प्लेस में वही लाना है। तो आपकी भी ना ये एरर से जो जान पहचान हो रही है, जो रेक्टिफिकेशन हो रही है, इसीलिए, बस इसलिए नहीं कि एरर को सीख के घर बैठ जाओ। एरर को सीख के आप फ्रॉड को रेक्टिफाई करने के लिए उस पर काम करो। तो समझ में आया ये टॉपिक हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये तो था इस टॉपिक का ओवरव्यू, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये है क्या, और अब करना कैसे है रेक्टिफिकेशन, कैसे कैसे एरर होंगे, वो हम लोग आगे सीखते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सब बच्चों को? यह सुनो। और दूसरी बात, चलो हम एरर की भी बात करते हैं कि कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन एरर है, तो जब तक आपको काम करना ही नहीं आता होगा, क्या आप किसी के एरर रेक्टिफाई कर सकते हैं? मैंने आपको किसी बच्चे की सीए इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग की कॉपी दे दी, जो उसने पेपर सॉल्व करा, मैंने कहा जरा चेक करके बताना कितने मार्क्स इसके बनते हैं। कर लोगे चेक? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, आपको पता ही नहीं सर, हमें तो चैप्टर के नेम नहीं पता, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, क्या सोल्यूशन है, ठीक किया कि नहीं किया, हमें तो नहीं पता, हम एडुकेट पर्सन ही नहीं है। और यही अगर मैं मान लो आपको कोई छोटे बच्चे की दूं, 4th-5th क्लास की कॉपी दूं, तो कर लोगे कि नहीं? कोई मैथ्स वगैरह के छोटे मोटे सम है, इवन मेरे हिसाब से तो कुछ 12th की भी कॉपी वो आप ऊपर से चेक कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको उसकी कुछ नॉलेज है। तो हम अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग अकाउंटिंग करते हैं उससे ऊपर आपको बिठा दिया इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक में। हम अकाउंटेंट की हर एंट्री में गलतियां पकड़ेंगे और उसकी गलतियों को पकड़ पकड़ के क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। मतलब अकाउंटेंट से तो ऊपर आप इसी चैप्टर में बन जाओगे।
अकाउंटेंट को काम करना है, वो सही है गलत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? आपकी बनती है। क्या अकाउंटेंट जो भी काम करता है उसके बाद उस काम पे अपना साइन करता है, अपनी स्टैंप लगाता है, ऐसा कुछ करता है क्या अकाउंटेंट? करता है? कर सकता है? नहीं। कौन करेगा? वो आप करेंगे। तो मान लो आपका अपना ऑफिस है और आपके आर्टिकल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ काम किया, या मान लो आपने कुछ पेड असिस्टेंट रखे हुए हैं जिसको आप अकाउंटेंट कह सकते हैं, उसका जो किया हुआ काम है क्या सीधा अपलोड कर दोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? क्या करोगे उससे पहले? चेक करोगे। और ये वाली सिचुएशन आने में मुझे बताओ आपको भी कितने साल का वक्त लगेगा? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ लगभग 3.5 और 4 साल, बहुत ज़्यादा नहीं होते, पता में नहीं चलता कैसे निकल गए। सिर्फ 3.5-4 साल में आप इस पोजीशन पे होंगे। तो क्या उसकी पढ़ाई आपको वो 4-5 साल के बाद कराई जाए या पहले ही कराई जाए? तो देखो उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है यहाँ से। इंस्टीट्यूट को पता है करिकुलम कैसे सेट करें। बच्चा जब सीए बनेगा ना, उसको कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं उसके लिए पहली पढ़ाई कराओ। आप पढ़ाई को बस नंबर कितने मिलेंगे, कितने चैप्टर, कितने मार्क्स का चैप्टर है, इतनी छोटी सोच के साथ मत पढ़ा करो। अपनी सोच को ब्रॉड करो कि इस चैप्टर की मुझे जरूरत कहाँ पड़ेगी सीए बनने में। ये तो मान ही लो कि सीए तो हम बन ही रहे हैं, अब इस चैप्टर की क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम बस नॉलेज लेने आए हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मार्क्स तो अपने आप ही आएंगे बहुत ज़्यादा। बात समझ में आई? तो जब हमको ये टॉपिक समझ में आएगा तभी तो हम अपने जो आर्टिकल्स हैं उनकी गलतियों को ठीक करेंगे, जो और अकाउंटेंट हमने रखे हुए हम उनकी गलतियों को ठीक करेंगे, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। और हमारी ब्यूटी प्रोफेशन की यही है, ये बाकी प्रोफेशन सब में नहीं होती, हमारे में जरूर है, कि जिस दिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं ना, चाहे हम अभी 1 दिन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है या 1 साल हमको हुआ या हमको 50 साल हो चुके हैं सीए बने हुए, हम एक ही लेवल पे आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट ने कोई लिमिटेशन, कोई बार नहीं रखा हुआ कि जो नया सीए बनेगा वो अभी छोटी बैलेंस शीट साइन कर सकता है, लाखों रुपए वाली बस इतनी कर सकता है। एक पर्सन जो आज क्वालिफाई किया या जो बहुत सीनियर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों कितनी भी अमाउंट की बैलेंस शीट कोई भी स्टेटमेंट पे काम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने इस पर कोई लिमिट नहीं लगा रखी। तो जब आपको इतनी बड़ी पावर मिल रही है कि एक पर्सन जो इतना एक्सपीरियंस्ड है उसके बाद भी वही पावर, और अभी आप एज अ स्टूडेंट से सीए बने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आप, और आपको वो सारी पावर मिल गई, तो क्या आपको उस पावर को झेलना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बाकी जगह आप देखो डॉक्टर फील्ड में जो ऑपरेशन है बड़े बड़े, वो नए नवेले डॉक्टर को नहीं दे देते कि आप जाओ सीधा हार्ट की सर्जरी करो, दे देंगे क्या? नहीं देंगे। पहले छोटे छोटे काम कराएंगे, उससे उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तब जाके वहां पहुंचेगा। कोई लॉयर की बात करें, क्या उसको सीधा बड़े बड़े केस मिल जाएंगे या कोई दे देगा अपना केस, हाँ जी, जिसमें या तो क्लाइंट बचेगा या सीधा जेल जाएगा, ऐसे केस दे देंगे? नहीं, वो छोटे छोटे केस संभालेगा। और आपके में क्या है, आप नए सीए बनते हो, आपको अनलिमिटेड पावर्स दे देता है इंस्टीट्यूट। ये बातें आपको पता है कि नहीं पता? नहीं भी पता तो मैंने कंफर्म कर दिया कि आपको जिस दिन सीए बनते हो सारी पावर मिल जाती हैं, चाहे वो पावर बाकी सीए के पास कितने, मतलब वो काम कितने सालों बाद कर रहा है, आप वो पहले दिन नहीं कर सकते। जब इतनी विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। तो अच्छी बात तो ये है कि हम पावर तो लेना चाहते हैं, सब बच्चे लेना चाहते हैं। कौन बच्चा जो सीए नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते हैं। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। कौन है जो बनना चाहता है? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, बनना चाहते हो? सब बच्चे बनना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं जो ऐसी चीज के लिए जो मेहनत चाहिए वो करना चाहते हैं? इसमें भी हाथ खड़े हैं ना, वो हाथ के साथ आपका जो काम है वो भी देखना चाहिए। ठीक है जी, तो इतनी बड़ी आपके पास पावर आ रही है। तो आओ जी, अब ये सब सोच के हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, अकाउंटेंट की गलतियों को पकड़ेंगे और उसको सुधारेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करो। एनी अनइंटेंशनल मिस्टेक or omission resulted in erroneous books of accounts, are known as errors.
देखो ये थ्योरी अच्छे से लिखा करो, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन का ए पार्ट 6 स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाली आती हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन, वो सारे इसी में से आता है, जो आप लोग अपनी नोटबुक में थ्योरी लिख के जाते हैं। सारे आपको स्टेटमेंट के आंसर यहीं से मिल जाते हैं। डन। तो कोई भी अनइंटेंशनल, जिसमें हमारी इंटेंशन नहीं थी, मिस्टेक हो गई या कुछ काम ही रह गया, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट को एरनियस घोषित कर दिया गया, उनको क्या बोलते हैं? एरर्स बोलते हैं। आगे लिखो जी, 10 in order to prepare proper books of accounts, these errors needs to be eliminated. These errors needs to be eliminated, and the process of elimination is known as rectification of errors. और इसी प्रोसेस को, जिसमें हम एरर्स को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलेंगे। अब देखो प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें ना, तो एरर्स की तो बहुत काइंड्स हैं, बहुत टाइप्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑब्वियसली एक तो लिमिटेशन है कि हमको तो पेपर ही देना है। कोई हमें कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो इंस्टीट्यूट डाल नहीं देगा कि अब करो एरर रेक्टिफाई, या तो करवाए तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। अकाउंट्स का पेपर रखें 50 नंबर का, और 50 नंबर का बच्चों को बोले प्रैक्टिकल होगा, सिस्टम पे काम होगा, ताकि बच्चे बिल्कुल प्रॉपर जो उसको आर्टिकलशिप में सीखना है, सीए बनने के बाद सीखना है, वो पहले सब जानता हो, तो अच्छी बात हो जाएगी। हम भी वैसे पढ़ाएंगे, हम तो चाहते हैं, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट थ्योरेटिकल स्टडीज में इन्वॉल्व है। थ्योरेटिकल का मतलब ये नहीं होता कि प्रैक्टिकल चीजें नहीं पढ़ाएगा तो, लेकिन उसकी जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो किस पे रखेगा? पेपर पेन पे ही रखेगा, वो और किसी मोड में नहीं रखेगा। शायद आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे चेंजेस आए, क्योंकि जो बाकी ग्लोबल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। वो पेपर पेन मोड में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते, वो कराते भी हैं तो सिस्टम्स पे करवाते हैं। अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन भी है तो आपको टाइप करना है। मुझे बताओ आज के टाइम पे आप लोग जरा सोचो, आप लोग सीए बनोगे कुछ साल बाद, क्या आपको पेपर पेन की कहीं जरूरत पड़ेगी ऐसे लिखने वाली? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? किसी का काम आएगा बैलेंस शीट बनाओ, तो कहाँ बनाओगे? पेपर पेन पे नहीं बनाओगे जैसे हम बनाते हैं जी, एक्सेल पे बनाएंगे। वैसे एक्सेल पे भी नहीं बनती, ये मैं बता देता हूँ। चलो सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे किसी भी, ठीक है जी। तो पेपर पेन का तो यूज नहीं हुआ, कहाँ पर आपके पेन का यूज होगा? साइन में होगा यूज। स्टैंप तो होता है तो, लेकिन स्टैंप के ऊपर तो साइन होता है। आज वो साइन भी बहुत जगह कम हो गए हैं, बहुत सारी जगह। उसकी जगह क्या लगते हैं? डिजिटल सिग्नेचर, प्यार से उसको बोलते हैं डीएससी। एक पेन ड्राइव जैसी चीज होती है, आप अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे लगाते हैं, ओटीपी आता है, अपने मोबाइल पे नंबर डालते हैं, और वो आपका साइन पंच हो जाता है उस पर्टिकुलर स्लिप में। वो तक चला गया। तो पेपर पेन का तो काम ही नहीं है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन स्टिल अभी हमारा यही मोड है, तो ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आओ जी देखते हैं अभी एकेडमिक मोड के टाइप ऑफ एरर्स क्या चल रहे हैं। टाइप ऑफ एरर्स, और मैं आपको ना आगे ये भी बताता रहूंगा कि ये जो एरर है ना बेटा, पढ़ना तो है और पेपर में भी आ सकता है, लेकिन ये एरर आज की जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ताकि आपको नॉलेज सिर्फ ये बुक्स वाली ना मिले, एक्चुअल नॉलेज भी मिले। ये भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगा कि कौन सा एरर सिर्फ किताबी एरर बन के रह गया, अब हो नहीं सकता। तो एरर के कितने टाइप्स हैं आपके बुक्स के हिसाब से? पहला, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपके स्कूल कॉलेज के नहीं है। इन प्रिंसिपल का मतलब है कोई वैल्यूज, कोई एथिक्स, कोई नॉलेज, वो चीज़ें मिसिंग है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना स्वामी विवेकानंद 10 प्रिंसिपल्स,
वैसे वाले प्रिंसिपल, उनकी कुछ आदर्श, कुछ उनकी बातें, रूल्स, तो उनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। यही नहीं पता अकाउंटेंट को, अकाउंटिंग करने जा रहा है और अकाउंटिंग के कुछ रूल्स ही नहीं पता, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कर जाता है। नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन। एक एक एरर को डेप्थ में समझेंगे कि एरर क्या होता है और कैसे होता है। एंड लास्ट इज कंपनसेटिंग एरर्स। लास्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर्स। डन? ओके जी। तो पहले एरर की बात करें हम लोग, एरर ऑफ ओमिशन, तो नाम से ही काफी हद तक तो क्लियर हो रहा है। तो बताओ भाई, ये एरर ऑफ ओमिशन कब हो जाता होगा? हाँ जी, भूल जाता होगा अकाउंटेंट। तो आपके हिसाब से वो भूल जाता है, क्यों भूल जाता है वो? क्या वो नालायक है? हाँ जी, आप उसके भूलने पे स्ट्रिक्ट होना चाहेंगे कि यार तू तो भूल जाता है, कैसा अकाउंटेंट है? या ये एक नॉर्मल सी चीज है, कोई भूल भी सकता है। आपसे आज तक आपने कभी कोई पेपर दिया हो, कभी ऐसा हुआ कि पेपर आए में क्वेश्चन आए हैं, 25-30 सवाल आए हैं, एक सवाल आपको आता तो था पर आपको नजर ही नहीं गई, ये भूल गया, कभी ऐसा हुआ? या कभी कभी तो ऐसा भी कई बार होता है कि एक पेपर आपने आगे वाला तो सॉल्व कर लिया, पीछे भी थे 2 क्वेश्चन, पीछे देखा ही नहीं, और पेपर देने के बाद बाहर आए तो फ्रेंड ने पूछा ये 2 क्वेश्चन किए थे, आपने कहा अच्छा पीछे भी था, और आपने तो देखा ही नहीं। ऐसे भी कभी हुआ हो? या बड़े सारे क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपने सोचा बाद में करूंगा और फिर ध्यान ही नहीं गया कि ये तो स्किप करा हुआ था। इसलिए कुछ बच्चे क्वेश्चन पेपर के बाद जब कर लेते हैं तो टिक लगाते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ सारा। तो क्या हो गया? एरर ऑफ ओमिशन हो गया। और अगर आप प्रैक्टिकली सोचो जरा, हम लोग थोड़ा रफली सोचते हैं, एक एंटिटी ने एक अकाउंटेंट को रखा हुआ है, बताओ जी आपके हिसाब से उसको 1 साल की कितनी जर्नल एंट्रीज करनी होती होगी? बताओ, सोचो कितनी एंट्रीज करता हो? लाखों में करेगा। लाखों का मतलब समझते हो जरा? एक दिन में कितने दिन काम, एक साल में कितने दिन काम करेगा? रफली तो सोच रहे हैं, सोचने में पैसे थोड़ी हैं, दिमाग तो खोल सकते हैं हम अपना। 365 दिन होते हैं, क्या रोज काम करेगा? छुट्टियां भी होंगी, कितनी छुट्टियां होंगी? हाँ जी, देखो सैटरडे संडे की मान लेते हैं, 12 महीने 24 तो ये हो गई, ठीक है, 24 और मान लेते हैं, मतलब 50 मान लेते हैं, चलो 50 छुट्टियां हो गई, तो कितने दिन काम करा? ये इसके एक्टिव डेज है, जब कंपनी खुलेगी या वो काम करेगा। अब बताओ जी 315 दिन में आपने बोली 1 लाख एंट्री, जरा 1 लाख को डिवाइड करना 315 से। एक बच्चे ने बोला था ना, कितना आया बताओ जरा? 317 आया। 1 लाख को डिवाइड किया तो 300, तो 317 वो एंट्रियां रोज करेगा, ठीक है। और बाकी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो कैसी है। तो 317 एंट्री कर रहा है और रोज कर रहा है, पिछले दिन का कुछ काम रह गया तो अगले दिन का बढ़ भी जाएगा। समझते हो ना इस बात को, इस दुख को, दर्द को, पीड़ा को अकाउंटेंट की? तो क्या नहीं हो सकता 1 लाख एंट्री में से वो 3, 4, 5, 10 एंट्री भूल जाए या ऑमिट हो जाए? देखो कितना नॉर्मल सा एरर है। इसमें हम अकाउंटेंट को एज सच नालायक नहीं बोल सकते, इतना काम उसको करना है, प्रेशर है, तो ये तो कोई भी भूल जाएगा। आप भी तो भूल जाते हैं, अरे इस सब्जेक्ट का भी होमवर्क मिला था, पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा। जब आप भूल सकते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं, तो वो तो बेचारा भूल ही सकता ना। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सा एरर है, और इसका सॉल्यूशन भी क्या है फिर? बहुत ही ज्यादा कॉमन या सिंपल। एक एंट्री या एक काम किसी व्यक्ति ने करना था लेकिन नहीं करा। अब एक बच्चे ने होमवर्क 5 में से 3 क्वेश्चन करे, 2 नहीं करे, तो मैंने बोला भैया तुम्हारा अभी होमवर्क मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, अब इसमें एरर है। आपने कहा सर क्या एरर है? मैंने कहा तुमने 2 क्वेश्चन ही नहीं करे हुए, पहले वो करके लाओ तभी तो 5 देखूंगा, ये थोड़ी 3 देखूं फिर तुम 2 करके लाओ फिर वो देखूं, इतना टाइम नहीं है, पहले 5 करके लाओ। तो बच्चे ने कौन सा एरर करा? एरर ऑफ ओमिशन करा। अब एरर ऑफ ओमिशन को वो सुधारेगा कैसे? वो 2 क्वेश्चन कर लेगा, तो इस एरर में तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। गड़बड़ तब होती है जब कुछ गलत कर दिया हो, मुझे भी दिमाग लगाना पड़े कि इसने कौन सा मेथड ऑप्ट किया, क्या किया इसने, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। जब किया ही नहीं तो इसका तो सोल्यूशन एक ही है कि कर डालो, हो गया एरर।
रेक्टिफाई। ओके, तो ये वाला जो दिक्कत है ना, ये दिक्कत का सामना आप लोगों ने भी कभी कभी किया होगा या आपके घर वालों ने। कहाँ पर? दिवाली के दिनों में। जब दिवाली आने में एक हफ्ता बचता है, कुछ दिन होते हैं, तो आप सबको एक काम मिलता होगा। कौन सा? सफाई का मिल जाता है ना सबको। ठीक है जी, आप उस एक हफ्ते के लिए काम वाली बाई बन जाते हैं सारे लोग, आपको सफाई का काम मिलता है। लेकिन घर में कभी कभी एक बच्चा ऐसा होता है जिसको घर वाले कोई काम नहीं देते और उसको बोलते हैं तेरा बस यही काम है कि तू कोई काम मत कर, या तू सोता रहे, हम तेरे को उठाएंगे भी नहीं, तू खेलने चला जा, हम तेरे को बोलेंगे नहीं कि 5 घंटे खेल के आएगी साथ, और आराम से 12 बजे उठ, 1 बजे दोपहर को उठ, पूरा आराम से सोता रहे, तेरे को हम नहीं उठाएंगे, तेरे को काम के लिए नहीं बोलेंगे, बाकी तेरे 2 भाई बहन हैं वो काम करेंगे, उनको हम बोलेंगे। तो वो एक छोटा जो भाई है उसको काम के लिए क्यों नहीं बोल रहे? हाँ जी, क्योंकि वो अगर काम करेगा ना तो काम तो कम करेगा और खराब ज्यादा करेगा, चीजें तोड़ देगा। उसको बोलेंगे बेटा ये गिलास और बागीचे ऊपर रख दे, कहीं रख दे, तोड़ देगा, और बाकियों को डिस्टर्ब करेगा, जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, तो वो काम को और बढ़ा देगा बल्कि। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है कि भाई तू कुछ काम मत कर, हम कर लेंगे। ठीक है जी, तो उनको पता है बिगड़े हुए काम को सुधारना मुश्किल है, लेकिन अगर काम किया ही नहीं तो करना उतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए एरर ऑफ ओमिशन को सॉल्व करना है तो बस आपको वो काम ही करना है जो नहीं हुआ, काम बिगड़ा नहीं है, इसलिए ये एरर को ठीक करना सबसे आसान है। इधर तो सिंपली बस आपको वो चीज करनी है जो आपने नहीं करी। तो इसको लिखेंगे, फिर हम लोग इस पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो जी, when an entry is completely or partly omitted, पूरी की पूरी या आधी कुछ एंट्री omitted हो गई from the books of accounts, then that error is known as error of omission। क्या बोलते हैं ऐसे एरर को? एरर ऑफ ओमिशन। दिस error gets rectified by just passing a journal entry which got missed, जो एंट्री मिस हो गई या फिर क्या हो गई, ओमिटेड हो गई। दिस एरर गेट्स रेक्टिफाइड बाय जस्ट पासिंग अ जर्नल एंट्री विच गॉट मिस्ड और ओमिटेड। डन एवरीवन, यस और नो? Okay, now come to question number 1 everyone. See question number first at page number 68. चलो जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68, पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत आराम से पढ़ेंगे, सोच के करेंगे, अकाउंटेंट की गलती को देखते हुए। सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इन एरर्स को रेक्टिफाई करते हुए आपको एंट्रीज पास करनी है।
देखो जी, पहला पॉइंट, अ क्रेडिट सेल ऑफ 170 टू राम। क्रेडिट में सामान बेचा, उधार पे सामान बेचा 170 रुपए का मिस्टर राम को, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, इसीलिए क्वेश्चन उठाया। तो बताओ जी, अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 एंट्री करके, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एरर टू रेक्टिफाई। देखो, हम इतनी जल्दी क्वेश्चन फर्स्ट पे आए क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो आपकी पुरानी नॉलेज पे बेस्ड है, सिंपल जर्नल करना है। तो क्रेडिट में सेल करी 170 रुपए की मिस्टर राम को, बताओ जी क्या एंट्री होगी? राम टू सेल्स। उधार पे बेची है तो कैश तो आ नहीं सकता, नाम आएगा, और नाम क्या आएगा? राम डेबिटेड टू सेल। राम हमारा डेटर बन गया कि नहीं बन गया? हमको राम से पैसे लेने होंगे क्योंकि हमने सामान दिया है, इसलिए राम को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, डेटर बना दिया। और हमारे पास से सामान गया है तो गुड्स क्या होते हैं? एसेट होते हैं, और एसेट के ऊपर रूल लगता है रियल अकाउंट का, डेबिट वर्ड कम्स इन। अगर गुड्स आते तो डेबिट करते, लेकिन गुड्स जा रहे हैं तो सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। बात समझ में आई? कितने रुपए? 170 रुपए। सर नरेशन क्या लिखेंगे? देखो कमाल की बात है, आपको इस पूरे टॉपिक में एक ही नरेशन लिखवाऊंगा, वही चलेगी, इसलिए आगे लिखवाऊंगा ही नहीं। सर क्या लिखेंगे? आप हर एंट्री में लिख सकते हैं बीइंग एरर रेक्टिफाइड। यही तो करा आपने, एरर को ही तो ठीक किया। अब हर एंट्री में आप लोग ये हैक यूज कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा और आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, कहानी खत्म। आओ जी सेकंड एंट्री पे चले। गुड्स जिनकी कॉस्ट तो थी 1000 रुपए, लेकिन अगर हम इसको बेचते तो सेल प्राइस कितनी थी? 1200। लेकिन ये टेकन अवे कर लिया प्रोप्राइटर ने, ओनर ने, मालिक ने, खुद ने, एंड वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, और इसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करा। उसने कहा सामान अपने घर पे ही तो लेके जा रहा हूं, तो बेच थोड़ी रहा हूं कोई, तो इसकी क्या रिकॉर्डिंग करनी, और उसने इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं करी। मुझे बताओ, अगर सामान आप खुद अपने घर लेके जाते हैं तो इसकी कोई एंट्री होती है कि नहीं होती? अकाउंटेंट को लगा नहीं होती, उसने नहीं करी। क्या बोलते हैं इसको? सामान अपने लिए खुद ले जाएं तो ड्राइंग। तो बताओ जरा जर्नल क्या बनेगी? ड्राइंग्स टू परचेज। ड्राइंग्स इसलिए डेबिट किया क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और परचेज को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि परचेज जो करके लाए थे तब डेबिट किया था, अब जा रहा है सामान तो क्रेडिट करेंगे। और कितने अमाउंट से एंट्री होगी? 1000 से कि 1200 से? 1000 से। देखो 1200 से इसलिए नहीं होगी क्योंकि सामान कोई बेच थोड़ी रहे हैं, 1200 में तो 200 का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। क्या प्रॉफिट हुआ यहां पर एंटिटी को? नहीं, सामान मालिक खुद ले गया तो 1000 रुपए की तो ड्राइंग मानी जाएगी, इसलिए एंट्री होगी 1000 से, नॉट बाय 1200। 1200 की तब होती जब सामान को बेचा जाता, बेचा तो गया ही नहीं, इसलिए इसको कॉस्ट पे लेंगे। नेक्स्ट, गुड्स जिसकी कॉस्ट है 2000 लेकिन जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? बेचते तो 2400 की बेचते, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल में अमंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जो उम्मीद है आज फ्री में सैंपल लेंगे, कल को हमारे कस्टमर बन सकते हैं, उनको हमने दे दिया कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी की ऐड नहीं कर रहा, बता रहा, ठीक है जी। ऐसे ही होता है, कुछ कुछ फ्री सैंपल चीजें मिल जाती हैं। और वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, उसने कहा बेचा तो है नहीं, पैसे तो मिले नहीं, फ्री में दे दिया, तो इसकी क्या ही एंट्री करनी और नहीं करी। क्या ऐसी ट्रांजैक्शन की एंट्री बनती है कि नहीं बनती? बनती है। तो क्या एंट्री होगी? एडवर्टाइजमेंट टू परचेज या फ्री सैंपल टू परचेज भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो आपने एक तरीके से एडवर्टीजमेंट किया अपना, और एडवर्टीजमेंट मतलब आपका एक्सपेंस हुआ, लेकिन इसके लिए एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं दिए, बल्कि क्या दे दिया? सामान दे दिया। टू परचेजेस, और कौन सी कॉस्ट अमाउंट लेंगे? कॉस्ट वाला, मतलब 2000। बेचा थोड़ी या प्रॉफिट थोड़ी कमाया, तो कॉस्ट लेंगे। आप एडवर्टीजमेंट की जगह फ्री सैंपल भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो जी। गुड जिसकी कॉस्ट है 3000 और सेल प्राइस है 3600 वह रिटर्न बाय राम, राम ने वापस कर दिए। क्यों करे? वो हमारा कस्टमर था, अ कस्टमर
एंड वर टेकन इनटू स्टॉक, और हमने उस सामान को अपने स्टॉक में भी रख लिया, एंड ऑन द सेम डेट, उसी दिन हमने अपने स्टॉक में ऐड कर दिया जो वापसी आया, लेकिन कोई एंट्री नहीं पास करी, एंट्री पास करना भूल गए। क्या सामान वापसी आएगा तो एंट्री बनती है कि नहीं बनती है? क्या बनती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। सेल्स रिटर्न मतलब सामान आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न लिखेंगे। अच्छा, सेल्स रिटर्न का कोई दूसरा नाम भी होता है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है जी, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पता दोनों होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन इनवर्ड में बातें करेगा। इनवर्ड का देखो मतलब ही क्या है, इन वार्ड, इन द वार्ड, इन द डिपार्टमेंट। हमारी दुकान में सामान वापस आया है, इन आया है, इसलिए उसको इनवर्ड बोलते हैं। तो अभी के लिए कुछ भी लिख लो, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू राम। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कौन सामान दे रहा है? राम दे रहा है। और कितनी कॉस्ट है? 3000। सॉरी, ये तो हमने बेचा था, तो बेच के जब वापस आया तो पैसे भी तो 3600 ही आप वापस करोगे बाद में, तो 3600 से एंट्री होगी, यहाँ 3000 से नहीं। आगे चलो जी, मटीरियल्स फ्रॉम स्टोर। आपने अपने स्टोर से, गोडाउन से मटेरियल निकाल लिए 1000 का, और वेजेस 400 की हैड बीन यूज्ड, वेजेस यूज कर ली इन मेकिंग टूल्स एंड, इसको इंप्लीमेंट की जगह इक्विपमेंट कर लो, दिस इज इक्विपमेंट फॉर यूज इन ओन फैक्ट्री बट नो एडजस्टमेंट वर मेड इन द बुक्स। देखो जी क्या हुआ, जरा इस सिनेरियो को समझें। आज के दिन ना कोई कस्टमर नहीं आ रहा। मान लो कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो क्या लोग सड़कों पे सामान खरीदने जाएंगे? नहीं, वो तो मैच देखेंगे आराम से। लेकिन दुकानदार की तो ड्यूटी बनती है, उसको तो दुकान खोलनी है। तो उसने दुकान खोली और लेबर भी बेचारी बोर हो रही है, कोई काम ही नहीं है। और किसी भी मालिक को खाली लेबर अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसका तो मीटर चालू है ना। आप भी किसी कंपनी में काम करोगे, पूरे दिन काम नहीं होगा तो आपके एम्प्लॉयर को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो कोई ना कोई आपको काम देता ही रहेगा, चाहे वो काम जरूरी हो ना हो, वो आपको देके इन्वॉल्व रखेगा। तो सिमिलरली लेबर थी खाली और बिजनेस हो नहीं रहा, मुझे उसकी वेजेस भी रोज की जो 400 रुपये की है वो चुभ रही है। तो मैंने कहा हमें बड़ी जरूरत पड़ती है, मान लो एक स्टूल की, जिस पे चढ़ के सामान निकालना हो तो बड़ी दिक्कत होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेबर भी परेशान होती है, और हमारा वुड वगैरह का ही काम है, हम चेयर टेबल ऐसा लोगों को बना के देते हैं जो भी वो बोलते हैं। तो मैंने उस लेबर को बोला कि स्टोर से ना लकड़ी लेकर आ। वो लेकर आएगा, उसका तो काम है, चाहे कोई कस्टमर के लिए करना हो या मेरे लिए करना हो। तो वो लेकर आया। मैंने कहा इस पर मेहनत कर, आज तेरा यही काम है, इसको स्टूल की शेप दे दे और इस पर हम लोग आगे, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। आज तेरा यही होमवर्क है, तेरे को यही करना। कोई सेल नहीं हो रही, कुछ और काम नहीं हो रहा, बस तेरे को अपनी ही दुकान के लिए, फर्म के लिए ये काम करना। या मान लो उसको चेयर बनानी है, कुछ भी करना है, तो करेगा कि मना कर देगा? करेगा। अब अकाउंटेंट सोच रहा है ये तो घर ही घर में काम कर रहे हैं, कोई सेल तो हो नहीं रही कस्टमर को, कोई सामान तो सप्लायर से आ नहीं रहा, कोई चेयर बाहर से तो खरीद नहीं रहे, ये तो अपना ही मटेरियल उठा रहे हैं और अपने ही लेबर से ये काम करवा रहे हैं, तो मैं इसकी कोई एंट्री नहीं कर रहा। क्या एंट्री करनी बनती है कि नहीं बनती? क्या फाइनेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं है? इन्वॉल्व है तो एंट्री तो होगी। अब मुद्दा ये है कि एंट्री क्या होगी। आओ जी सोचे। अल्टीमेटली मुझे बताओ, जो भी चीजें हुई इससे निकल के क्या आया, क्या प्रोड्यूस हुआ? टूल्स एंड इक्विपमेंट बना। तो कोई भी एसेट चाहे बाहर से खरीदो या खुद बनाओ, एसेट तो बिजनेस की हो गई कि नहीं हो गई? बैलेंस शीट में तो एसेट दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो टूल्स एंड इक्विपमेंट हमारी एसेट बन चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट को तो कर देंगे पहली बात डेबिट। ठीक है जी। और बताओ ये जो टूल बना, ये इक्विपमेंट बने, ये कितने रुपए के बने आपके हिसाब से, बता सकते हो क्या? 1000 का तो सर उसमें सामान लगा और 400 रुपए लेबर की वेजेस लग गई, तो कितने का पड़ा? 1400 रुपए का पड़ा। और बदले में गया क्या? क्या आपने कैश दिया है किसी बाहर वाले व्यक्ति को? बाहर से खरीद के लाए थे बना बनाया, क्या गया? अपना ही सामान चला गया, उसमें लग गया, और साथ में लेबर की वेजेस लग गई। तो क्या करेंगे, टू परचेजेस, जो सामान है उसके लिए, और जो वेजेस लग गई उसके लिए क्या करेंगे, टू वेजेस। कितने रुपए की? 400 रुपए। बात समझ में आई? यस और नो?
डन एवरीवन। तो जो लगा हमारा कंपोनेंट उसको हमने ये लिख दिया, जो चला जा रहा है बेसिकली बाहर जा रहा है, जो खर्चा हो रहा है वो परचेज और वेजेस की फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया, और टूल्स एंड इक्विपमेंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हाँ जी, यस एब्सोल्युटली। देखो ये जो हमने अभी एंट्री की है ना, मान के चलो फॉर द टाइम बीइंग की है, अभी के लिए की है। कल को जब हम उस लेबर को वेजेस देंगे, पे करेंगे, तो हम वेजेस को डेबिट ही करेंगे, तो ये यहां से अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं कोई पे थोड़ी कर रहा हूं, क्या उसी टाइम लेबर पैसे मांगेगी? वो तो अपनी लेबर है। कोई बाहर से काम कराता तो पैसे देने पड़ते, इसका तो हिसाब करेंगे ना महीने के एंड में, क्या दिक्कत है? तो अभी इसलिए वेजेस को क्रेडिट किया, फिर वेजेस डेबिट टू कैश या बैंक जो भी होगा वो बाद में कर देंगे, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो अभी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। क्लियर हुई बात सबको, यस और नो? अब चलो जी आगे, नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्ज है 660 का और कंप्लीटली ओमिटेड कर दिया। कह रहा अभी तो आउटस्टैंडिंग है, पे थोड़ी कर रहे हैं, या पे ही नहीं कर रहे तो एंट्री क्यों करूं? मुझे बताओ हमारी जो अकाउंटिंग है वो कैश बेसिस या पेड बेसिस पे चलती है या एक्रूवल बेसिस पे चलती है, मतलब ड्यू बेसिस पे? एक्रूवल। आपके पास बिजली का बिल आ गया, आपके पास टेलीफोन का बिल ड्यू हो गया, आपकी एंट्री बनती है, चाहे आप पेमेंट करो चाहे आप पेमेंट ना करो। ठीक है जी। तो अब उसने कहा अभी तो आउटस्टैंडिंग है, पे थोड़ी कर रहे हैं, तो छोड़ो, क्या एंट्री करनी? तो आप कह रहे हैं एंट्री होगी, तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर एंट्री क्या होगी? टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया कैसे? देखो ऐसी एंट्री में ना आपको 1 मिनट के लिए सोच लेना है, फेक सोचना है। कभी कभी ना लाइफ में फेक सोचना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं हमें पता है, लेकिन वो फेक सोचेंगे तो जो करना है ना वो भी हो जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, देखी सबने? उसने क्या बोलता है, वो क्या बोलता है उसमें, आमिर खान कहते हैं जो दिल है ना हमारा हार्ट, ये बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करता है, इसको उल्लू बनाना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल इज वेल, ऐसे बोलता है। इसको बोलेंगे, इसको लगेगा बाहर सब बढ़िया चल रहा है। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हमें परेशान नहीं करेगा। और हार्ट के आपको पता नव दिमाग से भी जुड़ी होती है, तो दिमाग भी आपका ठीक चलेगा। अभी कोई सिचुएशन खराब आ सकती है, ये हमारे दिमाग में ही तो होता है ना कि आ सकती है, और उससे हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है, हम काम करना बंद कर देते हैं, हमसे काम नहीं होता, घबरा जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग को, अपने दिल को झूठा मूठा बोलें कि कुछ नहीं होना है, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो हम काम रहेंगे। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस की हमको एंट्री थोड़ी सी दिक्कत दे रही थी, मैंने ऐसा महसूस किया आपके आंसर से। कुछ बच्चों ने पहले आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस को डेबिट बोल दिया, ठीक है, कुछ तो दिक्कत थी ना। मुझे तो वो दिक्कत भी आपको जिंदगी में कभी ना हो, उसको उससे भी निवारण चाहता हूं मैं। तो आप सोचो ये आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन होता टेलीफोन चार्जेस पेड 660 हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, क्या किसी बच्चे को दिक्कत होती? पेड अगर होता और ओमिटेड कर देता अकाउंटेंट, तो बताओ पेड की आप क्या एंट्री करते? देखो सबकी एक ही स्वर में एक ही एंट्री निकली, सबने एक ही एंट्री बताई, टेलीफोन चार्जेस टू बैंक या टू कैश। अब आपको एक्चुअल में पता है टू बैंक टू कैश हुआ नहीं, पैसा गया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो टू बैंक कैश को हटाओ और आउटस्टैंडिंग को चिपका दो, तो क्या बन गई? टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। ऐसे सोचेंगे तो गलती नहीं करेंगे। तो आओ जी लिखें, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये तो देखो एक्सपेंस है, ये तो डेबिट होगा, और ये आपकी लाइबिलिटी बन गई टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, एसेट को हमेशा डेबिट किया जाता है। डन। आगे चलो जी, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन 170 रुपए का, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने पुराना फर्नीचर रोहन को बेचा, क्या एंट्री करोगे? रोहन डेबिटेड, पैसा तो आ नहीं रहा, क्रेडिट पे बेचा है, और क्या गया? फर्नीचर। अब फर्नीचर ओल्ड हो न्यू हो, हम यहां ओल्ड फर्नीचर नाम नहीं लिख देंगे, अकाउंट का नाम फर्नीचर ही रहेगा। 170 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आओ जी, हमने एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा,
और उस पर वैसे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया। नाउ कम टू नेक्स्ट काइंड ऑफ एरर, एंड नेक्स्ट काइंड ऑफ एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड लिखेंगे इसमें सब बच्चे, when there is a lack of knowledge, when there is a lack of knowledge about accounting principles, then this error prevails। तो ये एरर अकर हो जाता है या प्रिवेल कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as capital expenditure and vice versa। डन। तो जब भी अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का लैक ऑफ नॉलेज होगा तो ये एरर हो जाएगा, जिसमें से अभी आपका इंस्टीट्यूट आपको परेशान नहीं करता। मुझे इस पे टाइप ऑफ एरर बनाने हो ना अकाउंटेंट करता है, मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसमें बस यही वाले एक प्रिंसिपल एरर को पकड़ा हुआ है। कौन सा? कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को वो क्या मान लेता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कैपिटल को क्या मान लेता है? रेवेन्यू। सर पहले ये तो बताओ ये रेवेन्यू और कैपिटल होते क्या हैं? उसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप क्या करते, और वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने एक एसी खरीदा, कितने का? 49,000 रुपीज़ का, और एसी को लगाने में, लेकर आने में, इंस्टॉल कराने में कितने रुपए लग गए? इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए 1,000 रुपये। ठीक है जी, आप मुझे बताएंगे आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। पहली एंट्री एसी एसेट है वो आया 49 का, तो आप डेबिट करेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपका एक्सपेंस है 1,000 रुपये, आप उसको भी डेबिट करेंगे। टू कैश या बैंक जो भी है 50,000, पहला ऑप्शन। दूसरा, सर हम पूरा का पूरा 50,000 एसी में ही डेबिट करेंगे और टू कैश में भी 50,000 आएगा। कौन सी वाली एंट्री आप लोग चूज करेंगे? फर्स्ट वाले में कितने बच्चे हैं? कोई बच्चा फर्स्ट में, एक ही बच्चा है। और कितने बच्चे हैं सेकंड में? मैक्सिमम सारे बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सेकंड एंट्री। पहली एंट्री है बिल्कुल गलत। यही तो वो एरर है जो अकाउंटेंट कर रहा है पहली एंट्री में। उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है एक्सपेंस इंकर्ड ऑन एनी एसेट टिल दैट एसेट इज पुट टू यूज, या फिर इन वर्केबल कंडीशन, तब तक के सारे खर्चे उस पर्टिकुलर एसेट में ही डाले जाते हैं। ओके जी। अब आपसे कोई पूछेगा एसी कितने का पड़ा, आप क्या 49,000 बोलेंगे? आप कहेंगे सब कुछ कर कर आके 50,000 रुपए का पड़ गया। आप कार खरीदने जाते हैं तो कार में आपको पता है सिर्फ कोर ओनली कार के अलावा कितने और खर्चे जोड़े जाते हैं। जिस दिन हम कार खरीदते हैं या कुछ और भी एसेट खरीदते हैं, उसमें वो उसी दिन रोड टैक्स आपका लगा देते हैं कि अब ये कार कहाँ चलेगी, घर पे चलेगी, रोड पे चलेगी, तो रोड का पहले ही टैक्स दे दो।
हाँ वो जब चलती है रोड पे तो जो टोल देते हैं वो सब अलग है, वो तो आप अच्छे हाईवे पे जा रहे हैं इसलिए टोल दे रहे हैं। लेकिन जो आपकी गाड़ी कहीं पर भी चल रही है, किसी भी रोड पे, वो अच्छी है बुरी है, उसके लिए आपकी कार की जिंदगी तक के लिए पहले ही वो क्या ले लेते हैं आपसे, रोड टैक्स ले लेते हैं। ऐसी और भी चीज़ें लेते हैं। मैंने कुछ एसेसरीज भी लगवाएंगे ना हम लोग, जो है बम्पर वगैरह पे लगता है, और भी चीज़ें हैं तो वो भी लगवा ली, वो भी लग गई 30-40 हज़ार रुपये की। तो ऐसे टोटल मिला के हमको जो कार है वो मान लो 10 लाख की पड़ी, जबकि जो उसमें सिर्फ कार की प्राइस है वो मान के चलते हैं 9 लाख की थी। तो क्या बताओगे कि कार 10 लाख की पड़ी कि 9 की पड़ी? 10 लाख। तो अभी कार आपकी वर्किंग कंडीशन में नहीं आई थी, अभी तो यूज कर ही रहे थे, या उससे भी पहले के खर्चे हैं, वो सारे के सारे क्या मानते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगेन उसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। बात समझ में आई? अब इसके ऊपर एक आपका छोटा सा टॉपिक भी है कोर्स में जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें क्लासीफाई करना होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है, उसको करेंगे। बट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए। मैंने मान लो मैंने एक सेकेंड हैंड कार ली, ठीक है जी, एक व्यक्ति था उसकी कार पड़ी रहती थी, तो अब उसको इंडिया से बाहर जाना है परमानेंट सेटल होने, कार थोड़ी बाहर लेके जाएगा। उसने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी सब बेच रहा हूँ, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया रहता है, मुझे भी वहीं सेटल होना है, मैं अब इंडिया ही छोड़ रहा हूँ परमानेंट, तो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी मैं किसी को बेच रहा हूँ। तो उसने ये सब बातें मुझे बताई। मैंने कहा ये कार का क्या करोगे? उसने कहा कार भी बेचनी है, कोई भी लेना चाहे बेच देंगे, हमारी तो देखो यहाँ पर भी ऐसी पड़ी है, चलती तो है नहीं। तो मैंने कहा कि ये कार ना मैं ले लूँगा आपकी। तो उसने कहा देख लो इस कंडीशन में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं कराऊंगा, मेरे को तो जाना है अब बाहर, अगर आप खुद ठीक करा सकते हो तो ले लो, अभी ये चलने लायक कंडीशन में भी नहीं है, आप खुद करा लेना इसको ठीक, और जितने भी सेटलमेंट हुआ इतने रुपए में मैं आपको बेच दूंगा। ये हमारी डील हुई। और जब मैंने उसकी कार ली, उसको पेपर वेपर अपने नाम करे, उसको पेमेंट दी, फिर मैं उसको गैराज ले गया, और गैराज में आराम से लगे मेरे 70-80 हज़ार, क्योंकि बहुत कमियाँ थी। ठीक है, मान लो मैंने उससे गाड़ी ली 4,30,000 की, और मेरे 70,000 रुपये और लग गए। बताओ जी अब आप क्या एंट्री करेंगे? कार को डेबिट 4,30 से करेंगे कि 5 लाख से करेंगे? 5 लाख से, क्योंकि अगर वो 70,000 का खर्चा ना होता तो मेरी अभी कार चलने लायक ना बनती। समझ में आया? क्या चला पाता? चलने लायक तो थी नहीं, पता नहीं क्रेन से लेके गए होंगे शायद गैराज तक भी, या किसी और तरीके से चले आने लायक ही नहीं थी, तो वो भी उसी कार में डेबिट हुआ। समझ में आया? अभी देखो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है दीवारों पे? दीवारों पे ऐसी नहीं, वो वाली दीवार पे नहीं, बाकी क्या दिख रहा है? कुछ नया नया सा लग रहा है आपको? आप तो काफ़ी दिन से आ रहे हैं, क्या लग रहा है नया? कुछ दिनों से पेंट हुआ है। किसी ने ऑब्जर्व किया पेंट हुआ? ऑब्जर्व किया किसी ने पेंट हुआ कि पता ही नहीं चला आपको? पता चला तो पेंट हो गया, हमने पेंट कराया। अब बताओ जी जो पेंट हुआ हमारा, इसको हम लोग क्या बिल्डिंग में डेबिट करें या इसको हम लोग एक्सपेंस में डेबिट करें? क्यों इसको क्यों एक्सपेंस में करें? अभी तो आपने इंस्टॉलेशन का चार्जेस काट के एसी में डलवा दिए। अभी जो मैंने कहा बोला कार रिपेयर के लिए गई, आपने कहा नहीं कार मानेंगे। तो अब ये भी जो हो रही है रिपेयर, जो पेंट हो रहा है, इसको आपने बिल्डिंग में क्यों डाल दिया? बिल्डिंग बनने के बाद हुई है ये रिपेयर। हाँ जी, मेंटेनेंस चार्ज है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, अगर हम पेंट ना कराते, आप आते हैं कि नहीं आते? कि यहाँ पे तो पेंट ही नहीं हो रहा, आना कंटिन्यू रखते कि ना आते? आते। तो क्या इस पेंट ने हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई? क्या इस पेंट से हमारा बिजनेस बढ़ेगा? क्या हम यहाँ ज्यादा बेंच लगा पाएंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे? बोलो नहीं सर, वो तो जितना स्पेस था स्पेस तो उतना ही है, बच्चे थोड़ी बढ़ जाएंगे, बस पेंट हुआ है। तो इससे मेरी कोई एफिशिएंसी, कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कोई बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो भी ये मेरे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मान लो मैं वो पीछे की दीवार तोड़वा देता, बच्चे बढ़ रहे हैं, दीवार तोड़वा दी, इधर की भी तोड़वा दी, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और एडजस्टमेंट कर दी, 1 लाख रुपए हमारा लग गया। तो अब बताओ जी ऐसा जो खर्चा हुआ इसको क्या करेंगे? बिल्डिंग में डालें कि रिपेयर मेंटेनेंस में डालें? अब क्या करें बताओ जी? बिल्डिंग तो पहले से है, जैसे आपने बोला था सर बिल्डिंग पहले से, आप तो पेंट करा रहे हैं, तो बिल्डिंग तो हमारी पहले से ही है, हम तो तोड़ फोड़ करके इस रूम को बड़ा कर रहे हैं ताकि ज्यादा बच्चे बैठ सकें।
कितने कह रहे हैं रिपेयर मेंटेनेंस, कितने कह रहे हैं नहीं सर बिल्डिंग। करेक्ट आंसर इज बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग में कैटेगराइज हो जाएगा। हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हम इसलिए ऑल्टरेशन कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, ये कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है। तो क्या चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या चीज कैपिटल है, इसके लिए बस आपको हिंट्स दिए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह ने। आपको उसी बेस पे केस टू केस कंडीशन देख के आपको आंसर करना है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं तो कभी भी नई सिचुएशन आ सकती है। तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 100 ट्रांजेक्शन रट लो, ये कैपिटल होंगी, ये रेवेन्यू होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ को बनाने के लिए कुछ आपको रूल्स, कुछ हिंट्स देने पड़ते हैं। एक बात उन्होंने और बोली, उन्होंने कहा आप अमाउंट का भी सहारा ले सकते हैं। अगर तो जो अमाउंट है बहुत बल्क है तो कहीं ना कहीं वो इशारा करता है कि शायद वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर छोटा है तो वो रेवेन्यू हो सकता है। लेकिन ये एक ओनली पैरामीटर नहीं है, किसी पे चेकिंग होगी। बाकी सब भी नॉलेज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। समझ में आ गया सबको? अब यही नॉलेज को हम लोग अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। और उससे पहले जो अभी बात करी है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखो जी, एक्सपेंसेस इंकर्ड on any asset before that asset is put to use or workable condition तक नहीं आ जाती आर ऑलवेज, तो तब तक आप उस खर्चे को क्या करोगे हमेशा, आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, उसको हम लोग कैपिटलाइज्ड करेंगे, या कह सकते हैं और डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, कैपिटलाइज्ड करेंगे या फिर डेबिट करेंगे टू दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। डन एवरीवन? हाँ जी, ओके फाइन। तो आओ जी, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन। ये इसी के ऊपर है क्वेश्चन, एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर। तो देखते हैं क्या करना था और क्या कर रहा है अकाउंटेंट, क्या वो सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। First, 3,000 paid as wages for the construction of office building। 3,000 रुपए हमने वेजेस दी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग और डेबिट कर दिया सैलरीज अकाउंट में। क्या अकाउंटेंट ने कुछ गलती करी कि सब ठीक करा? क्या गलती करी? सैलरी में डाल दिया। तो किस में डालना चाहिए था? बिल्डिंग में डालना चाहिए था कि वेजेस में? हाँ जी, गड़बड़ सैलरी और वेजेस की है कि सैलरी और बिल्डिंग की है? सैलरी और, कितने कह रहे हैं सर यहाँ दिक्कत? वो कह रहा है कि वेजेस में डालना चाहिए था और सैलरी में डाल दिया। ऐसे कितने कहाँ खो गए? बच्चे तो और भी थे। और कितने कह रहे हैं नहीं सर बिल्डिंग में डालना था और सैलरी में डाल दिया, ये समस्या है। इसमें ज्यादा बच्चे। मुझे बताओ जी, 3,000 रुपये वेजेस के पे करे हैं लेबर वगैरह को, और लेबर कर क्या रही है? बिल्डिंग बना रही है। तो ये खर्चा आपका बिल्डिंग के नाम से होना चाहिए कि वेजेस के नाम से? बिल्डिंग के नाम से। अभी तो समझाया। कोई भी एसेट के बनने से पहले तक के सारे खर्चे उस एसेट के नाम पे जाते हैं। क्या बिल्डिंग बन चुकी है कि बनने के लिए पैसे दे रहे हैं? अभी तो बन रही है ना, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप इसको वेजेस कैसे बोल सकते हैं? दिस इज अ बिल्डिंग एक्सपेंस, ये मतलब बिल्डिंग ही है, इसको आप एक्सपेंस बोल ही नहीं सकते। ये तो पढ़ा हमने, क्या लिखा अभी हमने नोट, एक्सपेंस जो इंकर करते हैं किसी एसेट पे
बिफोर दैट एसेट इज पुट टू यूज, जब तक वो काम में नहीं आ जाती, वर्केबल कंडीशन में नहीं आती, उसको कैपिटलाइज करते हैं, या कह सकते हैं उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पर डेबिट क्या होना चाहिए था, वेजेस या बिल्डिंग, बिल्डिंग होना चाहिए था, और उसने सैलरीज कर दिया। तो अब इसको हम रेक्टिफाई देखो कैसे करेंगे। हम ना अभी एंट्रीज कुछ कुछ करेंगे 3 लेवल मोड पे। 3 लेवल कौन सा, पहला लेवल अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, दूसरा लेवल आपको क्या काम करना चाहिए था करेक्ट, और तीसरा लेवल अब इसको रेक्टिफाई करें कैसे। सर क्या हमें एग्जाम में भी 3-3 एंट्री करनी होंगी, आंसर इज नो। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी करनी होगी, रेक्टिफाई, और मार्क्स भी सिर्फ किसके हैं, इसी के हैं। आप रॉन्ग लिखो मत लिखो, बल्कि मत ही लिखो, वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, करेक्ट मत लिखो, रेक्टिफाई सही लिखो, बस उसी के मार्क्स उनको नहीं चाहिए। तो सर आप क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि अभी आप वो छोटे छोटे बच्चे, और मैं चाहता हूं आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, इसलिए पहले रॉन्ग भी लिखेंगे, करेक्ट भी, फिर रेक्टिफाई भी। उसके बाद आप मुझे खुद ही सीधा रेक्टिफाई बोलने लग जाओगे तो मैं खुद ही नहीं लिखूंगा, जब मुझे दिखेगा कि बच्चे तो सीधा ही रेक्टिफाई का आंसर देते हैं। ठीक है जी, तो देखो फटाफट से, 3000 आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के पे करे, अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट। तो बताओ जी अकाउंटेंट ने पूरी एंट्री क्या करी होगी, गलत एंट्री, सैलरी टू कैश करी होगी 3000 रुपए, और करेक्ट एंट्री बनती क्या थी, करेक्ट एंट्री बनती थी बिल्डिंग टू कैश। ठीक है जी, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको जरा दिमाग में डाल लेना, क्योंकि वही स्टेटमेंट से आपका पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन का टॉपिक होगा। और ये स्टेटमेंट कम से कम भी तो मैं अगली कुछ क्लासेस में 25 से 30 बार बोलूंगा। क्या है वो स्टेटमेंट, सुन लो और दिमाग में डाल लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने का एक सिंपल सा फंडा होता है, क्या, जो करना था वो कर दो, मतलब जो चीज करनी थी जो अकाउंटेंट ने नहीं करी, मिस कर दी, जो करना था वो कर दो, और जो गलत कर दिया उसका उल्टा कर दो या रिवर्स कर दो। जो करना था वो कर दो, और जो गलत कर दिया उसको उल्टा कर दो। बस यही रेक्टिफिकेशन का मूल मंत्र है। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं, बड़े आराम से इस टॉपिक में आप अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके सॉल्यूशंस करेंगे। जो करना था वो कर दो, क्या करना था, बिल्डिंग को डेबिट करना था तो कर दो, ये लो जी कर दिया बिल्डिंग को डेबिट। और जो गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, सैलरी को डेबिट कर दिया, दिस इज रॉन्ग, इसको क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गई, बिल्डिंग टू सैलरीज 3000। सर आपने कैश को तो कुछ भी नहीं करा, देखो कैश तो अकाउंटेंट ने भी सही किया था और होना भी यही था। जिस मुद्दे पे अकाउंटेंट और मैं सेम ही चल रहे हैं, सही ही चल रहे हैं, क्या वो भी उसकी एंट्री उल्टी कर दो, वो तो बात ही सही है, उसमें तो डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होना चाहिए। तो जो उसने गलत किया हमने उसको उल्टा कर दिया, और जो हमको करना था जो उसने किया नहीं वो हमने कर दिया। तो ये इसका एक्चुअल टैगलाइन है, जो करना था वो कर दो और जो गलत कर दिया उसको उल्टा कर दो। किसी बच्चे को इस एंट्री में डाउट हो फटाफट से पूछें। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? आओ जी कम फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। 4000 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ मटीरियल, 4000 रुपए आपने खर्च करे मटीरियल के ऊपर, सामान के ऊपर, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए वो आपने मटेरियल खर्च जो किया था वो लगा दिया उस बिल्डिंग में, डेबिट कर दिया अकाउंटेंट ने परचेज अकाउंट। बताओ जी क्या अकाउंटेंट ने काम सही किया कि गलत किया? किसको डेबिट करना चाहिए था? बिल्डिंग को। आप जो सामान लेकर आए हैं, अब जैसे देखो बिल्डिंग बनती है, क्या क्या चाहिए, ईंट चाहिए, सरिया चाहिए, बदरपुर चाहिए, और भी पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो ऐसी एंट्री करते हैं, ब्रिक्स डेबिट ऐसे करते हैं, सरिया डेबिट ऐसे ऐसे एंट्री करते हैं कि सब बिल्डिंग में ही जाता रहता है। तो बिल्डिंग को डेबिट करना था और इसने परचेजेस को डेबिट कर दिया। तो क्या हम लोग पहले रॉन्ग और करेक्ट करें, या मुझे आप रेक्टिफाई भी बता सकते हैं? बताओ क्या होगी रेक्टिफाई? बिल्डिंग टू परचेज। मैंने तो बोला जब आपकी तरफ से रेक्टिफाई आना शुरू हो जाएगा मैं करेक्ट रॉन्ग को कम कर दूंगा। तो क्या है इसकी रेक्टिफाई? जो करना था वो कर दो, बिल्डिंग को डेबिट करना था कर दो, उसने किसको डेबिट कर दिया? उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो परचेजेस को क्रेडिट कर दो।
तो बिल्डिंग टू परचेजेस 4,000 रुपये आपकी हो जाएगी रेक्टिफाइड एंट्री। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। क्लियर है सबको, यस और नो? आगे चलो जी। 10,000 रुपये स्पेंड करे आपने, लगा दिए ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने एक्सटेंड कर दिया रूम, वहां से भी बढ़ा दिया, यहां से भी बढ़ा दिया, और अकाउंटेंट ने डेबिट करा बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट में। बताओ जी, क्या ये बिल्डिंग रिपेयर्स में जाना चाहिए था? बिल्डिंग में जाना चाहिए था। तो कैसे ठीक करोगे? बिल्डिंग को करेंगे डेबिट, और बिल्डिंग रिपेयर्स को जो उसने गलत डेबिट कर दिया, क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग रिपेयर्स कितने रुपए? 10,000 रुपये। आगे चलो जी। 5,000 रुपये स्पेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। देखो ये भी वही क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जांपल वाला। व्हाइट वॉश का मतलब क्या करवाया? पेंट करवाया, और चार्ज कर दिया, बिल्डिंग में चार्ज कर दिया। पेंट करवाया, क्या पेंट करवाने से बिल्डिंग बन जाती है? क्या पेंट बिल्डिंग के पहले हुआ है? बाद में हुआ है। क्या पेंट से बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? ये एक्सपेंस है कि एसेट है? तो किसको डेबिट करना चाहिए था? रिपेयर एंड मेंटेनेंस को। अकाउंटेंट ने अब किसको कर दिया? अब बिल्डिंग को कर दिया। तो जो करना था वो कर दो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को डेबिट करना था तो कर दो, और जो अकाउंटेंट ने गलत डेबिट कर दिया बिल्डिंग को, इसको वापस से क्रेडिट कर दो। तो रिपेयर मेंटेनेंस टू बिल्डिंग हो जाएगा कितना रुपया? 5,000। आगे चलो जी। 200 रुपये पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। ध्यान से पढ़ेंगे अब सब लोग। 200 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी। ये क्या बात हुई? न्यूली परचेज्ड और सेकेंड हैंड भी है, फिर न्यूली क्या है? और न्यूली है तो फिर सेकेंड हैंड क्यों है? उसके लिए तो नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, उसके लिए तो नहीं है ना। चाहे किसी ने सेकेंड हैंड बेची हो, आपको पहली बार ले रहे हैं, इसलिए लिखा है न्यूली परचेज। समझो बात को, क्या लिखना चाह रहा है अकाउंटेंट। तो 200 रुपये आपने पे करे इंस्टॉल करवाने के न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी के, और कार्टेज में डाल दिया। गलती हुई कि नहीं हुई? क्या गलती हुई? मशीनरी में डालना चाहिए था, क्योंकि इंस्टॉलेशन होगी तभी वो मशीन चलेगी। पुट टू यूज से पहले का काम है, इसलिए कैपिटलाइज करेंगे। तो एंट्री बननी चाहिए थी मशीनरी डेबिटेड, और इसने कार्टेज में जो डाल दिया उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। तो मशीनरी टू कार्टेज आपकी एंट्री बन जाएगी 200 रुपये। चलो जी आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ फटाफट से। 2,000 रुपये पे करे एज रिपेयरिंग चार्जेस। ओके जी, और रिपेयर क्या करवा रहे हैं? ऑन द रिकंडीशनिंग, पूरा का पूरा कंडीशन ही चेंज कर रहे हैं, न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी की, और डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट में। ये एक्सपेंस मानना चाहिए था कि एसेट में जाना चाहिए था? एसेट में, क्योंकि हम तो पहली बार खरीद रहे हैं ना। तो मशीनरी में डेबिट होना चाहिए था, इसने जनरल एक्सपेंस में कर दिया। तो मशीनरी को करो डेबिट और जनरल एक्सपेंस को कर दो क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 2,000 रुपये।
आगे चलो जी, 1000 रुपये पे हुए हैं रिपेयरिंग चार्जेस के ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। बताओ जी, गलत तो है। 1000 रुपये आपने रिपेयरिंग चार्जेस के पे करे थे, एग्जिस्टिंग मशीन, ऑलरेडी पड़ी थी मशीन। अब मशीन पड़ी है तो दिक्कत तो आ सकती है ना, आगे आने वाले टाइम में तो आप लोग रिपेयर्स वगैरह कराते हैं। ये थोड़ी है कार ले ली, बाइक ले ली, स्कूटी ले ली तो अब कभी रिपेयर पे नहीं जाएगी, जाएगी तो, लेकिन जो बाद में रिपेयर होंगी क्या उसको मशीनरी में डाल देना चाहिए? इसने तो मशीनरी में डाल दिया, तो क्या डेबिट करना चाहिए था? रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था और इसने मशीनरी को कर दिया। तो रिपेयर्स को कर दो डेबिट और इसकी गलत मशीनरी को करना डेबिट, को कैंसिल कर दो बाय क्रेडिटिंग मशीनरी। तो रिपेयर्स टू मशीनरी हो जाएगा कितना? 1000। करो जी, कर लो भाई, बाहर जाके अटेंड। नेक्स्ट देखो, 2000 पेड बाय चेक, 2000 रुपए पे करे हैं चेक से फॉर अ टाइपराइटर, और खरीदा क्या है? टाइपराइटर खरीदा है और चार्ज कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में। बताओ जी क्या एंट्री होगी? टाइपराइटर आया तो टाइपराइटर डेबिट होना चाहिए था कि ऑफिस एक्सपेंस? तो जो करना था वो कर दो, टाइपराइटर को डेबिट कर दो और जो अकाउंटेंट ने गलत कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, उल्टा कर दो। उसने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, कितना? 2000 रुपये। समझ में आया? यस और नो? टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। समझ में आई सबको यहां तक की बातें? चलो जी, समझ में आई हैं अगर तो एक क्वेश्चन करोगे आप लोग? तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के ना एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप लोग ट्राई करो। दिस इज योर लाइव टेस्ट। मैंने आपको बताया हुआ क्लासेस में मैं लाइव टेस्ट भी देता हूँ टू चेक कि बच्चे कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, और अल्टीमेटली तो फिर करवाऊंगा ही। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। पहला पॉइंट, 500 रुपए पे करे हैं फॉर फर्नीचर परचेज और हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। करो जी अपने आप ठीक। हाँ जी हाँ, पहले 3 कर लिए तीनों, वेरी गुड। बताओ जी पहली एंट्री क्या होगी? फर्नीचर परचेज किया था और ऑर्डिनरी परचेज में डाल दिया। जो करना था वो कर दो सर, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर डेबिट, और उसने ऑर्डिनरी परचेज बना दिया तो 2 परचेज को क्रेडिट कर दो। कितना? 500 रुपये। आगे देखो जी, रिपेयर्स मेड करी हैं और डेबिट कर दिया बिल्डिंग का अकाउंट। करी है रिपेयर्स और कर दिया बिल्डिंग, तो रिपेयर्स को करो डेबिट और बिल्डिंग को कर दो क्रेडिट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस।
करना क्या था, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, अकाउंटेंट ने ट्रेड एक्सपेंस को कर दिया, तो अकाउंटेंट ने जो करा उसको उल्टा कर दो तो हमारी एंट्री हो जाएगी रेक्टिफाई। आगे चलो जी। 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। जब रेंट पे करते हो तो क्या एंट्री करते हो, रेंट टू कैश करते हैं, और अकाउंटेंट ने कर दिया लैंडलॉर्ड टू कैश। तो जो करना था वो कर दो, रेंट को डेबिट करना था कर दो, उसने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया तो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट है, 100 रुपए। आगे सैलरी 125 पेड टू अ क्लर्क। सैलरी 125 रुपए की पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी पे करी थी आपने क्लर्क को, क्या एंट्री बनती थी, सैलरी टू कैश बनती थी। अकाउंटेंट ने क्या कर दी, क्लर्क का पर्सनल अकाउंट, मान लो क्लर्क का अकाउंट ही, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी। क्या क्लर्क अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कि सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए? तो जो करना था वो कर दो, सैलरीज का अकाउंट डेबिट कर दो, और जो गलत डेबिट कर दिया क्लर्क उसको क्रेडिट कर दो। तो कितना अमाउंट है, 125 रुपए। आगे चलो जी। 100 रुपए रिसीव्ड हुए शाह एंड कंपनी से। शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। तो आया किससे था पैसा, शाह एंड कंपनी से। तो एंट्री क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शाह एंड कंपनी। अकाउंटेंट ने क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शॉ एंड कंपनी। तो बताओ जी अब ठीक कैसे करें। शॉ एंड कंपनी को गलत क्रेडिट कर दिया, वो तो था ही नहीं गेम में, तो उसको वापस से क्या कर दो, डेबिट कर दो। और हमें क्रेडिट करना किसको था, शाह एंड कंपनी को, तो शाह एंड कंपनी को क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट, 100 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। 700 रुपए पे करे थे कैश में टाइपराइटर खरीदने के, और इसको बना दिया ऑफिस एक्सपेंस। टाइपराइटर था तो टाइपराइटर को डेबिट करना चाहिए था, और कर दिया ऑफिस एक्सपेंस को, उसको वापस क्रेडिट कर दो। टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस आपकी एंट्री हो जाएगी 700। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से बिल्कुल, यस और नो। चलो जी, बाकी के जो क्वेश्चन है थोड़े से अलग कैटेगरी के हैं, उसके लिए हम लोग अलग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी के भी कोई डाउट्स हैं आएंगे मेरे पास, पूछेंगे, और जिनकी आज पहली क्लास है वो तो अभी रुकेंगे, मिल के जाएंगे। ठीक है जी, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। BRS कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। हाँ जी, अभी होमवर्क बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग हैं। अभी यही होमवर्क है कि BRS अच्छे से प्रैक्टिस करना। अच्छा, BRS का भी क्वेश्चन होमवर्क में था, कौन सा था, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अगली क्लास भी यहीं होगी, कहीं नहीं जाना आपने। 17 था, हाँ 12 था, 17 तो अभी किया हमने। 12 तो कोई दिक्कत है इसमें, हो गया ना। किसी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। बाकी किसी बच्चे को कोई पर्सनल क्वेरी है तो वो आ ही सकता है। तो अब BRS के बाद आप